जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 आपका 15 और 16 मार्च को होने वाला है, उसके लिए जो है प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये आज के क्वेश्चन जो है एक तरह से आपके मैराथन के तौर पर करवाए जाएंगे। और सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी के आपके घटना चक्र के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। जो न्यू आपकी घटना चक्र अभी आई है उसके जो है संपूर्ण क्वेश्चन आपके आज की क्लास में कंप्लीट करवाए जाएंगे। और ये इस क्लास करने के बाद आपको प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चन हैं प्राचीन इतिहास के, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे क्लास में। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और आपको क्लास को जो है ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आप क्लास ध्यान से देखते हैं तो ये क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चनों के माध्यम से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे हूबहू। और आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तभी क्लास को आपका बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके जो पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बचाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से है। याद रखिएगा, अगर इससे भी पुराना देखेंगे तो वर्तमान में लहुरा देव को इससे भी पुराना माना जाता है। ये 8500 ईसा पूर्व है, ठीक है। और यहाँ लहुरा देव में आपका जो है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थान कोल्डीवा जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए चावल के लिए बात करेंगे तो वो है आपका कोल्डीवा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था। और ये कैल्कोलिथिक युग, हम जो है ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। इसी को जो है ताम्रपाषाण युग को कहते हैं स्टोन एज, ठीक है। और इसी को जो है कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो वहां पे रेड, जो लाल रंग है, सबसे अधिक रेड कलर का यूज हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आपका जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब क्या होता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जहां पर जो है लिपि तो थी लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, वो होता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पकी ईंट से बनी इमारतें, एकदम सही। प्रथम असली मेहराब भी यहाँ पे प्राप्त हुआ, कला और वास्तुकला, पूजा स्थल, उपरोक्त में एक से अधिक, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। अगर सबसे बेस्ट आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो वो है नगर नियोजन, जो यहाँ से देखने लायक है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतें, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार हुआ एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। लोथल एक जो है बंदरगाह भी था और इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में, ठीक है। लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई एसआर राव ने की थी। एसआर राव जो है इसकी पहली खुदाई इन्होंने की थी। 7th नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा हड़प्पा का बंदरगाह है आपका लोथल, ये आपका गुजरात में स्थित है। हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जाम में कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो है हड़प्पा, वो है आपका सॉरी लोथल जो है आपको गुजरात में स्थित है और यहीं से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में है वो है आपका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपका नर्मदा नदी जो घाटी है यहाँ से प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो जो है घोड़े के बारे में किसी को पता नहीं था, बाकी हाथी बैल इन सभी के बारे में पता था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ये जो है बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है, सबसे पुरानी प्रतिमा, ये किस शैली में प्राप्त होती है ये बताना है। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिए। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का जो है बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है वीएस अग्रवाल के मतानुसार सब मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी है। देखिए, इसका कंफर्म आंसर अभी तक नहीं हो सका है, इसलिए क्योंकि गांधार शैली में भी देखने को मिली है, मथुरा शैली में भी देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। ये गुप्तों के समय में सबसे अधिक जो है गांधार शैली का विकास हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सब पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? ये जो है जूनागढ़ सॉरी जो इसका जो कई सारे अभिलेख हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख है जिसमें जो है कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, और कलिंग के 13वें जो शिलालेख है उससे भी इसमें जो है जो कलिंग का 13वां विजय से स्तंभ लेख है उससे भी जो है कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, और देखा जाए तो ये जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख इसमें भी जो है कलिंग का विजय का वर्णन मिलता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी से स्थित है। लेकिन देखिए, इसका कुछ रुद्रदामन के अभिलेख से तो प्राप्त हुआ है, बट इसका अभी तक कोई स्पेशल साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए इसको भी मानते नहीं है। ठीक है, देखिए साक्ष्य एक होता है और एक मतलब एक मिलना होता है, एक साक्ष्य, तो कंफर्म नहीं माना गया है, इसलिए जो है इसका राइट आंसर जो बताया गया है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताया गया है। क्योंकि कलिंग विजय का जो साक्ष्य सहित है वो कलिंग अशोक के 13वें शिलालेख, जो 13वें शिलालेख है उसी में जो है इसका साक्ष्य मिला है अभी तक, अगर साक्ष्य की बात किया जाएगा। यस, 13वें शिलालेख में जो है इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं आप लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, टेराकोटा का हल आपका बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपका फतेहाबाद जिले में स्थित है, बनावली हरियाणा। पिछली बार पूछा गया था कि बनावली कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? ये कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
अगर आपसे पूछता है कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलापट्ट मिला है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ये जो है वीए स्मिथ इसमें संबंधित नहीं थे। आर डी बनर्जी, एम ए वत्स और के एन दीक्षित इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बोगज कुई का महत्व इसलिए है कि क्योंकि जो है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगज कुई का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। नीचे दिए गए सूचियों का कोड उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। नवपाषाणकालीन और इन नवपाषाणकालीन उत्तनूर, चिरांद, गुप्तकाल, पय्यमपल्ली। ये आपको जो है उत्तनूर की बात करेंगे तो ये आपका जो है तेलंगाना में स्थित है उत्तनूर। ठीक है, ये अरे गलत टिप हो गया। उत्तनूर आपका तेलंगाना में स्थित है। फिर है आपका चिरांद जो है आपका ये बिहार में स्थित है चिरांद। ठीक है, फिर गुप्तकाल आपका कश्मीर में और पय्यमपल्ली तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, A3B4 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तनूर तेलंगाना, चिरांग बिहार, गुप्तकाल कश्मीर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। नीचे दिए गए कोड्स का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। एक तरफ महाजनपद काल है और महाजनपदों की राजधानी है मल्ल की राजधानी क्या थी ये बताना है। मल्ल पे है जो है अंग, गांधार, वत्स। ठीक है, मल्ल जो है ये कुशीनारा, आपने पढ़ा होगा कुशीनारा के मल्ल। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी। गांधार की थी तक्षशिला। फिर वत्स की है कौशाम्बी। A4B3 पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके ना पहले करवा भी चुके हैं, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अगर आपने हमारी पहली क्लास ली होंगी, पहले की जितनी भी क्लास है डिटेल्स वाली, अगर उनको लिया होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और आपको बहुत सरल भी लगेंगे। अगर आपने सही से क्वेश्चन किए होंगे तो क्लास सही से किया होगा तो। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था पारुशड़ी नदी के तट पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। तो लोहे का जो प्रयोग है ये भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कोई देखिए अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। बहुत लोगों का कहना है कि ये वैदिक काल के प्रारंभ में शुरू हुआ है। बहुत सारी बुक्स में एनसीईआरटी में भी हालांकि लिखा हुआ है कि वैदिक काल में जो है वैदिक काल से लोहे के साक्ष्य प्राप्त होना शुरू हुए लगभग 1000 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व BC आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो सके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें तो है ही नहीं। 1000 ईसा पूर्व होता तो एक बार लगाते हैं भाई सही। ठीक है, नेक्स्ट है 24, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र था उसे हम कहते थे अनर्थ, तक्षशिला, चोल। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कुछ नहीं बोलते थे। प्राचीन काल में जो गंगा के दक्षिण क्षेत्र है उसको जो है हम लोग अनर्थ महाभारत, एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो है आप देख सकते हैं प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो आप मगध बोल सकते हैं, मगध। ठीक है, गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण पर स्थित था और अनर्थ महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। नेक्स्ट है 25, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। तो जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का जो एक कृत्रिम झील थी और इसकी मरम्मत करवाया था रुद्रदामन। जो रुद्रदामन पे इन्होंने इसका जो है मरम्मत करवाया था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी के जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था और ब्राह्मणी लिपि में उत्कृष्ट संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है।
इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये जो है गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष है दोनों, देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास स्थित गढ़वा मंदिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है ऋग्वेद का 9वां मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये सोम और इस पेय पदार्थ का नामाकृत देवता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये तृतीय मंडल, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र जो है इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे वैशेषिक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 31। तो दोस्तों अगर क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो क्लास एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को प्राप्त हो जाए। और सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है वहां से सारी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं बीपीएससी जो है पूर्वावलोकन, बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, इसलिए जो है एग्जाम से पहले आप इनको 1 से 2 बार रिवीजन कर लें, इसीलिए करवा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग जरूर से जो है एग्जाम से पहले इनका रिवीजन करके जाइएगा, तभी आपको जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनके जो शिष्य थे वही इनके दामाद भी थे, जामाली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आपको बताना है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है। तो ये है आपका जो है 14 पूर्व को जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ये जो है देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, इस पर जो है अंतर करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि अहिंसा पर जो जाति विहीन समाज और स्तूप की पूजा, इन तीनों पर भी जो है दोनों में सेम है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा करने में इन दोनों में मतभेद है और इसी में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला जो धर्म चक्र प्रवर्तन है ये सारनाथ वाराणसी में दिया था। सारनाथ वाराणसी, वाराणसी में जो है आपका सारनाथ स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण का मतलब है नहीं, महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। सॉरी, यहाँ पे गलत बोले। महापरिनिर्वाण मतलब होता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपके कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। सी ऑप्शन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ और कौशल नरेश प्रसेन जीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार के आम्र वाटिका में ठहरे। उसने जो है बुद्ध को शुकर मध्य मतलब शुअर का मांस खाने को दे दिया था, जिससे कि इनको जो है रक्त अतिसार रोग हो गया था। भयानक पीड़ा से उत्पन्न हुई इस वेदना के बाद वे कुशीनारा कस्या या मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में ये जो है इनका देहांत हो गया। 483 से उसियापुर में 80 वर्ष की आयु में उनका जो है शरीर त्याग दिया था वहां। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। प्राण त्यागने की प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक आपका बौद्धों की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। त्रिरत्न
तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया इनमें से किससे संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक त्रिपिटक और इनको बोलते हैं त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो जैन धर्म में समान कौन सी नहीं है? वो है आत्मदमन। आत्मदमन इसमें समान नहीं है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये तीनों समान है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ये जो है 5वीं पीढ़ी का है, याद रखिएगा 5वीं। सी ऑप्शन डी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? ये जो है आजीवक, जो आजीवक थे, आजीवक संप्रदाय के लोग, इन्होंने बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मक्खली घोषाल। मक्खली पुत्र घोषाल जो है इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट 44, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्म नंद? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं, संस्थापक की बात करेंगे तो वो उदयन को ही माना जाता है, याद रखिएगा। उदयन ही पाटलिपुत्र को जो है बचाया था सबसे पहले। लेकिन यहाँ पे अभी कंफर्म जो है बीपीएससी ने इसका कंफर्म राइट आंसर नहीं बताया है। देख सकते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र ग्राम में एक किला बनाकर की थी। लेकिन उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंदवंश और मौर्य वंश की राजधानी रहा था। तो इसका जो वास्तविक संस्थापक की बात आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अजात शत्रु ज्यादा सही होता, ठीक है। अजात शत्रु पहली राजधानी उदयन ने बनाई थी, लेकिन अजात शत्रु इसका ज्यादा सही आंसर हो जाएगा। ये तो है नहीं, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा, अजात शत्रु अगर ही इसका शासक मतलब इसका संस्थापक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो ये जो है उदयन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र अजात शत्रु ने बसाया था, उदयन ने बसाया था? तो उदयन ने, देखो यहाँ पे फिर पाटलिपुत्र बसाया था, ये अजात शत्रु ने बसाया था इसको, लेकिन यहाँ पे उदयन को राइट आंसर माना गया है। देखिए इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन बीपीएससी प्री 2000 में जो है उदयन को इसने अपना आंसर माना है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो बीपीएससी मानी है वही इसमें सही मानेंगे, ठीक है। अब संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक अजातशत्रु ने की थी स्थापना, लेकिन बसाया था उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिए हुए ताम्र पाषाण युगीन स्थल, दूसरी तरफ है ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता स्थल, ठीक है। आहार संस्कृति, आहार की बात करेंगे, आहार स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आहार स्थल आपका जो है ये बनास में स्थित है। आहार बनास में स्थित है। फिर कायथा, कायथा की बात करेंगे ये आपका जो है स्थित है काली सिंध, कायथा काली सिंध में स्थित है। स्वालदा, स्वालदा की बात करेंगे तो स्वालदा आपका जो है ताप्ती में स्थित है। ताप्ती, स्वालदा आपका ताप्ती में स्थित है। मालवा, मालवा नर्मदा में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A4B3, A4B3 ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, आहार, बनास, कायथा, काली सिंध, स्वालथा, ताप्ती और मालदा, मालवा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, पाटलिपुत्र में बुलाई के प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो है प्रथम जो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी पहली जैन संगीति, उसके अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये जो है वैशाली में जो पहला गणतंत्र ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? वो थी आपकी राजगृह गिरिव्रज। ये आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 52, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का जो चिकित्सक था उसका नाम है जीवक। जीवक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53,
अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? अजात शत्रु जो है आपके हर्यक वंश से थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 54। सैंड्रो फोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ये करने वाले थे विलियम जोन्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो जो कुमार संभव में उसमें जो है कार्तिकेय के पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है इंडिका। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था एग्जाम में, आपके TRE 1 और TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 को और सूची 2 को मिलान करें, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। बृहत संहिता जो है आपको ये वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई थी। बृहत संहिता वराहमिहिर। मूसिका मसा की बात करेंगे तो यह अतुला के द्वारा, जो अतुला नामक लेखक है इनके द्वारा लिखी गई थी। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। और विक्रमांक देव चरित ये आपको बिल्हण के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A4B3 डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन इसलिए इतना स्पीड से करवा रहे हैं ताकि ये आपके रिवीजन क्लास है, आपका रिवीजन हो सके। आपको डिटेल्स पढ़ना है तो इसके सारे क्वेश्चन अभी तक करवा चुके हैं। जो पुरानी क्लासेस है घटना चक्र के, आप सर्च करेंगे उसका PD जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप चाहें तो एक बार सारी क्लास देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। मेगास्थनीज दूध था, तो मेगास्थनीज किसका दूध था? ये सेलुकस निकेटर का दूध था, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन के प्रथम की जो विभिन्न उपलब्धियां हैं जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया है? ये आपको जो है कैलाशनाथ जो मंदिर है ये पल्लव वंश के द्वारा तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सूची 1 को सूची 2 को से मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2 है। लेखक और पुस्तकों का मिलान करना है। कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अर्थशास्त्र। फिर पाणिनि ने जो है लिखा था अष्टाध्यायी। कामंदक की बात करेंगे तो नीति सार इन्होंने लिखा था, और कालिदास ने कुमार संभव में लिखा था। A to B1 पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, कामंदक नीतिसार, कालिदास कुमार संभवम। 64 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जैन धर्म के प्रति जो भारी झुकाव था वो था खारवेल शासक के, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो कलिंग नरेश जो खारवेल था इसका संबंध था जो है माघ मेघवाहन वंश से भी था, ठीक है, और चेदी वंश से भी था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक तो एक से अधिक B। ये ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली खारवेल हुआ था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये जो है चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त को जो है कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। गुप्त साम्राज्य से हुणों को पराजित किया था, वे कौन थे? स्कंदगुप्त ने ही हुणों को पराजित किया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई भूमि जो होती थी, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है। चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा की थी,
चीनी यात्री जो थे उन्होंने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 70 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय जो है आए थे ह्वेनसांग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसने जो है ह्वेनसांग 629 ईस्वी में आए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? अभी बताया था आपको, राजतरंगिणी। मेगास्थनीज के इंडिका और जो है विष्णुगुप्त, यह चाणक्य का अर्थशास्त्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है ये बिहार राज्य में अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो कर्नाट वंश के संस्थापक है ये जो है TRE 2 में शायद पूछा भी गया था, और इसका तो सही आंसर हो जाएगा नान्यदेव। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। 1097 से 1147 ईस्वी तक थे और वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था और कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेकर के 1325 ईस्वी तक था। मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। इसी को जो है कर्नाट वंश को ही मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कहीं भी कि मिथिला का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, तो है कर्नाट वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वो था हरि सिंह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ये जो है उत्तर वैदिक काल में जो है धर्मशास्त्र के समय जो है स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धर्मशास्त्र के समय में ही जो है 4 वर्ड आ गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 76, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा जो थी ये कनिष्क के शासन काल में काश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में जो है आयोजित की गई थी। इसी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो वो थे आपके कनिष्क। याद रखिएगा, कनिष्क इसका राइट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति आपके राजगृह वैशाली में हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 79, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। 80 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह राजगीर में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध महासभा राजगृह में हुई थी। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 82 नंबर, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और स्तंभों 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। जन्म, तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति इनको जो है और बोध गया में हुआ था। ठीक है, और इनको जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। जन्म इनका जो है ये कपिल वस्तु में हुआ था। याद रखिएगा, इसमें सही मेरा ये बताना, प्रथम वचन सारनाथ, जन्म हुआ था लुम्बिनी और निधन हुआ था कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A32। अब यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, नहीं तो सबको बता देते, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा C। आप यहाँ पे देख लीजिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। यह पर लुम्बिनी नेपाल में है। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तन मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 83 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो अभी बताया आपको, लुम्बिनी में, नेपाल में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये गौतम बुद्ध जी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था इन्होंने पहला उपदेश। नेक्स्ट है 86, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हुआ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क, जो कनिष्क शासक थे उनके जो है शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है 88। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये थी आपकी जो है वैशाली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ये है अंगुत्तर निकाय में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये गुप्त वंश में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। इसी में जो है चीनी यात्री जो ह्वेनसांग आया था, इसी में जो है इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू की गई थी? तो ये जो है सैनिकों की सुगमता से भर्ती है, तो ये लागू की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए हैं जिनमें एक कथन है और दूसरा कथन कारण आर दिया हुआ है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, ये भी सही है। फिर एक कारण क्या है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी आपका सही है। इसका जो है उपयुक्त दोनों वक्तव्यों में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोनों ए और आर सही है और व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो दोनों ए और आर सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये बी आपसे इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है देखिए सही तो दोनों है, आप यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में जो राजगृह है उसके निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हुआ था, याद रखिएगा। बंगाल के पास शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन गया था, इसलिए जो है उसको संरक्षण देने के लगे, इसलिए नालंदा का महत्व घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य जो है इसका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे ज्यादा उत्कर्ष हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी जो है पाटलिपुत्र। देखिए पहली राजधानी थी गिरिब्रज, दूसरी हो गई पाटलिपुत्र। तो इसका जो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं ए एंड सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी आपके जो है राजगृह, आपको याद रखना है राजगृह। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने शासन किया था, या चंद्रगुप्त मौर्य ने है जो है मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में सबसे अधिक इसका जो है वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? वो थे आपका विशाखदत्त। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो सिकंदर महान के समकालीन जो शासक थे वो थे घनानंद। ये आपके घनानंद जो है नंद वंश के शासक थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, ये जो लकड़ी का बना था, याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये लकड़ी का महल बना हुआ था। 102 नंबर क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मणि की पेंटिंग स्थित है। तो बोधिसत्व जो पद्मणि है इनकी पेंटिंग स्थित है अजंता में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितने इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है 103 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 103। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना लाल
में इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। ये गलत हो जाएगा, धर्मपाल ने किया था इसकी स्थापना, ठीक है। और बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये आपका जो है सही है। फिर यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी आपका सही है। पहला दूसरा इसमें गलत है। पूछना है कौन से गलत, कथन गलत है, तो एक और दो इसके सही गलत हो जाएंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के भागलपुर में 38 किलोमीटर दूर पहलगांव उपमंडल के अंतिचक में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के दौरान शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी और दो चीजों ने राजा धर्मपाल को विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रेरित किया। बटेश्वर स्थान पर कोसी और गंगा नदियों के संगम पर के आसपास स्थित चट्टानी पहाड़ी एक प्राकृतिक आकर्षण थी। दूसरा, यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी उत्तर की ओर बहती थी और इस तरह यह स्थान एक तीर्थ स्थल था जो वर्षावर्धन के दौरान बड़ी भीड़ को आकर्षित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम था? तो वो था धर्मपाल। नेक्स्ट है आपका 106, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, और यही जो है मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। 107 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह आपका रुद्रताम्र का जूनागढ़ अभिलेख। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है इसमें साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग इसमें जो है सम्मिलित है। 109 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके जो अध्यक्ष है वो थे मोगलीपुत्र तिष्य, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो वहां पे जो है प्राकृत भाषा का उल्लेख किया गया है अशोक के शिलालेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाएं, तो वो थी आपकी खरोष्ठी लिपि, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक का जो धम्म था उसका मूल संदेश था राज्य के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से यह संदेश देता है कि अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप कर कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता लाना तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता नहीं थे, इसलिए जो है सही विकल्प नहीं होगा, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह था आपका भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको देखिए, भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। प्रियदर्शी लाजा मागदम संधम अभिवादे तुलम आहा अपाबा धतम च, यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित भी करता है। नेक्स्ट है 114 नंबर, और जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः इस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो है आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर सभी को क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और आप सभी हमारे जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको बहुत सारी जानकारी भी मिल जाती है, आपके क्लास का लिंक और जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद जय भारत। आपका जो है प्राचीन इतिहास आज से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा, क्या हो गया। इसके बाद जो है अब हम लाएंगे मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।